जिसमें आपने जिक्र किया टाटा कंसल्टेंसी का, वो कोई गरीब कंपनी नहीं है जी। वो भारत की सबसे बड़ी पूंजी वाली कंपनियों में से एक है जी। टाटा एम्पायर का हीरे का मोती है वो, और उसके पास इतनी सामर्थ्य है, वो चाहे तो पूरे के पूरे राज्य को खरीद सकती है। लेकिन ये आश्चर्य है, और ये टाटा को अपने आप खुद से नैतिक सवाल करना चाहिए कि जिस देश में गरीब भूमिहीन है, क्या वो मुफ्त में जमीन उसको लेनी चाहिए। दूसरी बात, सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, जब तक आपके राज्य में भूमिहीन दलित हैं, भूमिहीन आदिवासी हैं, भूमिहीन गरीब हैं, जिनको जमीन की जरूरत है, तो क्या उनको आपकी प्रायोरिटी क्या पहले उन भूमिहीनों को जमीन देने की होनी चाहिए, या लोगों से जमीन लेकर कॉर्पोरेट को मुफ्त में जमीन देनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। सरकारें ये कहती हैं कि कंपनियां आएंगी तो सेक्टर IT सेक्टर के नाम पे दी गई है, और नौकरियां बनेंगी, नौकरियां मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, यही कह के तमाम टाटा और तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीनें दी जाती हैं। देखिए, ये नौकरियों का तो बहाना है, असली काम ये है कि लोगों से जमीन लेकर कॉर्पोरेट को जमीन ट्रांसफर करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको 21 एकड़ जमीन 1200 लोगों को अगर नौकरी देनी है तो उनको 21 एकड़ जमीन क्यों चाहिए? क्या 1200 लोगों को बैठाने के लिए आपको 21 एकड़ जमीन चाहिए? क्या लॉजिक है इसका? क्या लगाएंगे आप उसमें, क्या बनाएंगे उसमें कि आपको 21 एकड़ जमीन चाहिए? 1 एकड़ जमीन में आप चाहें तो आप 12,000 लोगों को बैठा सकते हैं। चलो 1 ले लो, 5 ले लो, 4। पहली बात तो यह है कि मुफ्त में कॉर्पोरेट को जमीन दी क्यों जा रही है? बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 पर। अगर एक साधारण व्यक्ति के ऊपर बैंक के कुछ लाख रुपए बकाया हो जाए तो बैंक वाले जब्ती करने आ जाते हैं। एक आम आदमी को अगर कुछ लाख लोन लेना पड़े तो उसकी इतनी कवायदतें होती हैं, इतने नियम होते हैं कि वो थक के घर बैठ जाता है। लेकिन यही सरकारें, यही बैंक बड़े बड़े पूंजीपतियों को नौकरियों के नाम पे नौकरी सृजित करेंगी, वो कंपनियां उसके नाम पे करोड़ों अरबों की ज़मीनें फ्री में दे देती हैं। ऐसा एक मामला आया है आंध्र प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 21 एकड़ की ज़मीन जो है वो सिर्फ 99 पैसे प्रति एकड़ के हिसाब से दे दिया। अब यहाँ ये सवाल है कि क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में, ये फ्री ही हुआ, 99 पैसे प्रति एकड़ कोई हिसाब नहीं होता, ज़मीन देना कितना जायज़ है? और जो आम लोग जिनको सरकार की मदद की ज़रूरत है वो लगातार सरकार की तरफ मुंह बाय देखते रहते हैं, मदद की गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन उनको 5 किलो अनाज और ऐसी छोटी छोटी सुविधाओं पे निपटा दिया जाता है। हमारे साथ हैं अशोक भारती जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और लगातार ज़मीन से जुड़े मुद्दों पर इस तरीके के काम करते रहे हैं। सर, आपने भी खबर सुनी होगी आंध्र प्रदेश की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 99 पैसे, 1 रुपये भी नहीं, 99 पैसे प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दे दिया गया। ये सर, क्या देश का विकास इसी तरीके से होगा? नहीं अशोक जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और मैं ये बात कहना चाहता था, 99 पैसे प्रति एकड़ नहीं दे रहे हैं उनको, 99 पैसे में 21 एकड़ जमीन दे रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अच्छा, ये टोटल 99 पैसे, टोटल 99 पैसे में जमीन दे रहे हैं, एक बार। और ये जो कैबिनेट का, जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार का जो कैबिनेट का फैसला है, हमें कई सवाल उठते हैं कि देश में अगर हम केवल दलितों की बात करें तो 50% से ज़्यादा दलित, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, उसके हिसाब से करीब 54% दलित लोग ऐसे हैं, अनुसूचित जाति के लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है। अब जमीन की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? वो इन भूमिहीन लोगों को जरूरत है। दूसरी बात हमको समझनी कि ये जो गरीब भूमिहीन, ये भूमिहीन इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और दूसरी बात हमको समझनी है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, जिसमें आपने जिक्र किया टाटा कंसल्टेंसी का, वो कोई गरीब कंपनी नहीं है जी। वो भारत की सबसे बड़ी पूंजी वाली कंपनियों में से एक है जी। टाटा एम्पायर का हीरे का मोती है वो, और उसके पास इतनी सामर्थ्य है, वो चाहे तो पूरे के पूरे राज्य को खरीद सकती है। लेकिन ये आश्चर्य है, और ये टाटा को अपने आप खुद से नैतिक सवाल करना चाहिए कि जिस देश में
गरीब भूमिहीन है, क्या वो मुफ्त में जमीन उसको लेनी चाहिए? दूसरी बात, सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, जब तक आपके राज्य में भूमिहीन दलित हैं, भूमिहीन आदिवासी हैं, भूमिहीन गरीब हैं, जिनको जमीन की जरूरत है, तो क्या उनको आपकी प्रायोरिटी क्या पहले उन भूमिहीनों को जमीन देने की होनी चाहिए, या लोगों से जमीन लेकर कॉर्पोरेट को मुफ्त में जमीन देनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। और इससे पता लगता है केवल यही नहीं है, उन्होंने क्या किया है, एक सरकारी कंपनी ने भी जमीन मांगी है, उस कैबिनेट नोट में उन्होंने ये कहा है फ्री में या चार्ज पर, यानी सरकार सरकारी कंपनियों से तो पैसा लेगी और प्राइवेट कंपनियों को मुफ्त में देने की बात कर रही है। फिर ये कह रहे हैं कि आपको पता है हमारे देश में जो सांप्रदायिकता है जो फैल रहा है, ये मंदिर को वो फ्री में जमीन दे रहे हैं। हाँ, ये भी एक मंदिर को फ्री में जमीन दे रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं और बोध गया के लिए दलितों को लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल। और बहुत सारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं, अभी जैन के साथ हो रहा है, तो महाराष्ट्र में हो रहा है, तो माइनॉरिटीज को जी माइनॉरिटीज को अपने धर्म स्थानों के लिए लड़ना पड़ रहा है, और आप धर्म के नाम पर मुफ्त जमीन दे रहे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि फिर भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्यों है? दूसरा कि अगर आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के वोट से जीत जाएंगे? अगर उसके सारे एम्प्लॉय भी अगर चंद्रबाबू नायडू को वोट दे दें, वो जीत जाएंगे? लेकिन सर, सरकारें ये कहती हैं कि कंपनियां आएंगी तो सेक्टर आईटी सेक्टर के नाम पे दी गई है और नौकरियां बनेंगी, नौकरियां मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, यही कह के तमाम टाटा और तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीनें दी जाती हैं। देखिए, ये नौकरियों का तो बहाना है। असली काम ये है कि लोगों से जमीन लेकर कॉर्पोरेट को जमीन ट्रांसफर करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको 21 एकड़ जमीन 1200 लोगों को अगर नौकरी देनी है तो उनको 21 एकड़ जमीन क्यों चाहिए? क्या 1200 लोगों को बैठाने के लिए आपको 21 एकड़ जमीन चाहिए? क्या लॉजिक है इसका? क्या लगाएंगे आप उसमें? क्या बनाएंगे उसमें कि आपको 21 एकड़ जमीन चाहिए? 1 एकड़ जमीन में आप चाहें तो आप 12,000 लोगों को बैठा सकते हैं। चलो 1 ले लो, 5 ले लो, 4। पहली बात तो यह है कि मुफ्त में कॉर्पोरेट को जमीन दी क्यों जा रही है? हम ये कहना चाहते हैं सरकारें कॉर्पोरेट को मुफ्त में जमीन देना बंद करें। कॉर्पोरेट वाले किस आधार पर मांगते हैं? देखिए, ऐसा कोई नियम है क्या? आपने नियम कुछ नहीं है। नहीं, नियम कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है। सरकार की स्वेच्छारिता है, उनकी मनमर्जी है, और सरकार के पास पूछने वाला कोई नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वो कैसी नैतिक सरकार है जो अपने राज्य के वोटर्स को तो भूमिहीन रखे हुए है, वोटर्स को जमीन बांट नहीं रही है, और जो उनके यहाँ वोट भी नहीं कर रहा है उसको आप फ्री में जमीन दे रहे हैं। तो ये नैतिकता का भी सवाल है। सर, जब हम देश की बात करते हैं, आपने जमीन पे लगातार काम किया है दलितों आदिवासियों के बीच में। नागडोर संगठन का तो पूरा ढांचा, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है देश का अलग अलग हिस्सों में। दलितों के पास अभी जो संसाधन है, आपने शुरू में जिक्र भी किया था, लेकिन अगर स्टेट वाइज कोई आंकड़ा हो कि उनका कहाँ जमीनें कैसी हैं, आदिवासियों के जंगल उजाड़े जा रहे हैं आज के वक्त में। देखिए, क्या है कि पहली बात तो ये है कि देश में अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, उनकी आबादी 16.5% है। जमीन जो कृषि भूमि जो उनके पास है वो उनकी आबादी से आधी है। 8% देश की कृषि भूमि उनके पास है। लेकिन ये जो कृषि भूमि है इसकी कई खासियत है, आपको समझना है। एक तो छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर है दलितों में, ज्यादातर बड़े फार्मर उनमें है नहीं, हैं या बहुत गिनती के होंगे। दूसरा कि इनके पास जो जमीनें हैं वो सिंचित भूमियां नहीं है, यानी कि वो बारिश पर निर्भर है। और अभी सरकार ने सिंचाई के मुद्दों पर काम करना बंद कर दिया है। वो चाहते हैं सबको किसान निधि से निपटा दें। तो जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी जमीनें असिंचित हैं, वो बारिश पर निर्भर हैं। जब किसी की खेती बारिश पर निर्भर होती है तो वो 1 या 2 ही फसल ले सकता है, जबकि अगर जमीन को पानी का इंतजाम हो तो व्यक्ति 3-3, 4-4 फसलें ले सकता है। उससे क्या होता है कि ये सिंचाई के ना होने से जो पहली बात तो वैसे कमजोर है, और जब उनको सिंचाई नहीं मिलती तो जितनी उनकी जमीन की उत्पादकता उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो दलितों को, गरीबों को, भूमिहीनों को है ना कमजोर स्थिति में डालते हैं। और सरकार की जिम्मेदारी, सरकार जिनका विकास करना चाहती है, कैसा विकास करना चाहते हैं? अगर आप उनको जमीन नहीं देंगे, आप सिंचाई के साधन नहीं देंगे, उनको बीज नहीं देंगे, उनको खाद नहीं देंगे,
तो कैसे वो अपनी जमीन का, कैसे वो गरीबी से ऊपर निकल पाएंगे। सर कांशीराम जी नारा दिया करते थे जिसकी जितनी हिस्से, मतलब जनसंख्या के हिसाब से आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अभी हाल में राहुल गांधी रिप्रेजेंटेशन का लगातार सवाल उठा रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हक देने की बात कर रहे हैं। आज के वक्त में जब तमाम सरकारें बड़ी बड़ी ज़मीनें रेवड़ियों की तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है, उनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं जो कि पब्लिक फोरम में है, ऐसे में ये ऐसे नारे कितने इम्पोर्टेंस हैं और इस पे जो विपक्ष है उसको किस तरीके से सोचने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है जो साहब कांशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उस नारे को मौजूदा समय में किसी और पार्टी ने नहीं अपनाया, उसको कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने अडॉप्ट किया और उन्होंने कहा कि हम इसकी बात कर रहे हैं, और जो उनके कदम दिखाई दे रहे हैं उस पर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एक स्कॉलरशिप निकाली है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए निकाली है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सकारात्मक कदम है, और भारत के अल्प विकसित रहने के, भारत के अंडर डेवलप्ड रहने के और भारत के कमजोर और गरीबी की बड़ी संख्या होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो OBCs हैं, उनके पास उनकी आबादी के हिसाब से देश के संसाधनों का हिस्सा नहीं पहुंच रहा है। आबादी के हिसाब से देश के बजट का हिस्सा उनके पास नहीं पहुंच रहा है। आबादी के हिसाब से उनके पास संसाधन नहीं पहुंच रहे हैं। इसी वजह से यूनिवर्सिटी में उनका जो है, आबादी में, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में उनका रिप्रेजेंटेशन प्रोफेसरों में उनकी आबादी के हिसाब से नहीं है। पूरी यूनिवर्सिटीज को देख के लगता है कि उसमें SC, ST, OBC को छोड़कर अपर कास्ट की भरमार है। तो जब तक देश में, अगर हम देश का विकास करना चाहते हैं तो देश की हर जाति को, हर समाज को ये लगना चाहिए कि देश उनको चाहता है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन, सरकार, राजनीति, न्यायपालिका, मीडिया बिहेव कर रहा है, उससे लग रहा है कि वो केवल सवर्णों का वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। सर आखिरी सवाल है, नीतियों को लेकर क्या बदलाव होने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है नीतियों में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। पहली बात तो है कि हर नीति में इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के जो 90% लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, माइनॉरिटी, क्या उन नीतियों से उनको फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। जो नीति इनको फायदा नहीं पहुंचाती उस नीति को खत्म कर देना चाहिए। जो नीति इन तबकों को मजबूत करती है उस नीति को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। अब मान लीजिए सरकार पेट्रोल पंप का है, पेट्रोल पंप के लाइसेंस है, तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि 90% जो पेट्रोल पंप हैं पब्लिक सेक्टर के लोग देते हैं, उसको लाइसेंस देते हैं, तो वो 90% इन लोगों के पास आने चाहिए। मान लीजिए कि राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकानें उनको उनकी हिस्सेदारी से मिलना चाहिए। तो सरकार जो लाइसेंस बांट रही है, जो जमीनें बांट रही हैं, तो जमीनें बांटने में इन समाज को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर हमको लोकतंत्र जिंदा रखना है, हमको अगर एक भागीदारी लोकतंत्र बनाना है, अगर हमें एक मजबूत लोगों को बनाना है, तो मजबूती के लिए लोगों को संसाधन और आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अशोक भारती जी ने कहा लोकतंत्र बनाए रखना है, लोकतंत्र मजबूत करना है। लोकतंत्र मतलब जनता, जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, उस पर जनता का अधिकार है। ऐसे में जो तमाम एक बड़े वर्ग को अनदेखा करके कुछ खास लोगों के हाथों में इस देश के संसाधन सौंपे जा रहे हैं, आखिर उसके मायने क्या हैं? क्या वो कुछ लोगों को आगे बढ़ाने और तमाम देश के जो संसाधन है उस पर हक देने, और तमाम जो वंचित लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, उनको, उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? ये सवाल जरूर सरकारों के सामने उठता है, और टाटा जैसी कंपनियों के सामने भी, कि आखिर वो किस हक से इस तरीके की डिमांड करती है वो सरकारें पूरा करती हैं। कैमरा पे साथी सुशांत के साथ मैं सुखदास, दलित दस्ता।